Hello friends, welcome to Mining Mirror and welcome to the video series of MMR 1961. This is the second video and in this video we are going to discuss chapter 2, which is the returns, notices and records, and we will discuss in examination perspective. So friends, if you are new in my channel, please subscribe my channel and please like and share with your friends. If you want to contact me, you can WhatsApp me on this number and please like my Facebook page, that is Mining Mirror. So friends, let's get started. First, chapter 2, which is returns, notices and records. And if you want to watch the first part, that is the chapter 1, you can click on the I button, which will be available on your right side corner portion of your screen. First, रेगुलेशन नंबर 3, नोटिस ऑफ ओपनिंग. कोई भी माइंस ओपन करने के लिए जो नोटिस हम लोग देते हैं उसी के ऊपर ये रेगुलेशन है. तो उसी के ऊपर में हम कुछ क्वेश्चन और आंसर प्रिपेयर किए हैं ताकि उसको समझना और याद रखना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन, Who shall give notice to whom before the commencement of mining operation? मतलब यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन नोटिस देगा किसको कोई भी माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले. आंसर विल बी द ओनर, एजेंट और मैनेजर. ये तीनों नोटिस देंगे चीफ इंस्पेक्टर माइंस को या कंट्रोलर को, आईबीएम को एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को. यहाँ पे एक चीज़ मार्क करना है कि यहाँ पे रीजनल इंस्पेक्टर माइंस का नाम नहीं है. मतलब जो भी हम लोग माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम लोग नोटिस देंगे चीफ इंस्पेक्टर माइंस को, द कंट्रोलर को, आईबीएम को और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को. इसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा. सेकंड क्वेश्चन, नोटिस टू बी गिवन बिफोर माइनिंग ऑपरेशन कम्स अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ द एक्ट? जो हम लोग माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले जो नोटिस हम लोग देते हैं वो द एक्ट, जो द माइंस एक्ट 1952 है, उसका कौन सा सेक्शन में आता है? आंसर विल बी सेक्शन 16. Question number 3. At least how many days before the notice of any mining operation shall be reached at concerned persons? मतलब जो भी नोटिस हम लोग देंगे जो कंसर्न पर्सन है, लाइक चीफ इंस्पेक्टर माइंस, कंट्रोलर, आईबीएम एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसको जो हम लोग नोटिस देंगे वो कितना दिन से पहले उनके पास पहुंचना चाहिए? मिनिमम 30 डेज. 30 डेज के पहले वहाँ उनके पास पहुंचना चाहिए नोटिस. क्वेश्चन नंबर 4. In which form the notice of mining opening shall be given as required by section 16? 1952 जो माइंस एक्ट है उसका जो सेक्शन 16 में जो नोटिस देने का वहाँ पे लिखा हुआ है, वो नोटिस हम लोग जो देंगे कंसर्न ऑफिसर्स को या कंसर्न पर्सन्स को, वो कौन सा फॉर्म में जाएगा? आंसर विल बी फॉर्म 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल. फर्स्ट शेड्यूल का जो फॉर्म 1 है उसी में नोटिस दिया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 5. टू होम ए कॉपी ऑफ द नोटिस शैल बी गिवन? यहाँ पे आता है जो नोटिस हम लोग देंगे चीफ इंस्पेक्टर माइंस, द कंट्रोलर, आईबीएम और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, उसका कॉपी हम लोग किसको देंगे? उसका एक कॉपी जाएगा रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को. ठीक है, यहाँ पे आता है रीजनल इंस्पेक्टर का नाम. क्वेश्चन नंबर 6. द फॉर्म शैल बी अकम्पनीड बाय ए प्लान शोइंग व्हाट पर्टिकुलर्स? वो जो फॉर्म, मतलब जो भी नोटिस हम लोग देंगे फॉर्म 1 में, उसके साथ एक प्लान साथ में जाता है. वो प्लान में क्या क्या पर्टिकुलर्स रहता है? आंसर विल बी ये प्लान शोइंग माइन बाउंड्रीज, द शाफ्ट्स और द ओपनिंग ऑफ द माइन, ट्राई जंक्शन और रेवेन्यू पिलर्स एंड अदर प्रोमिनेंट एंड परमानेंट स्ट्रक्चर जो सरफेस में है. जो नोटिस हम लोग देंगे, नोटिस के साथ एक प्लान जाएगा. वो प्लान में माइन बाउंड्रीज, जो माइंस का ओपनिंग है, जो जंक्शंस है, जो परमानेंट स्ट्रक्चर है, वो सारा चीज़ उसमें मेंशन रहेगा. वो प्लान है कि उसके साथ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 7. इफ़ द माइन बाउंड्री चेंजेस then in how many days of changes a plan showing new boundary shall be submitted? अगर माइन बाउंड्री चेंज होता है किसी भी कारण से, तो कितने दिन के अंदर हम लोग को नया बाउंड्री के साथ एक प्लान सबमिट करना पड़ेगा? आंसर विल बी विद इन 7 डेज. जैसे ही आपका बाउंड्री चेंज होता है तो उसको विद इन 7 डेज आपको चीफ इंस्पेक्टर माइंस या रीजनल इंस्पेक्टर माइंस या जो भी कंसर्न पर्सन है उनके पास एक प्लान और एक पहुंचना जरूरी है. क्वेश्चन नंबर 8. व्हेन ए माइन हैज बीन ओपनड, Who shall communicate to whom about the actual date of opening? आपका माइंस ओपन हो गया, ठीक है, तो माइंस ओपन होने के बाद कौन किसको कम्युनिकेट करेगा अबाउट द एक्चुअल डेट ऑफ ओपनिंग? जो एक्चुअल डेट है ओपनिंग का वो कौन किसको खबर करेगा? आंसर विल बी द ओनर, एजेंट और मैनेजर ही खबर करेंगे. किसको? द चीफ इंस्पेक्टर माइंस को एंड रीजनल इंस्पेक्टर माइंस को. ठीक है, तो ये हो गया मोटा मोटी जो नोटिस ऑफ ओपनिंग का रेगुलेशन नंबर 3. अब चलते हैं हम लोग रेगुलेशन नंबर 4, क्वार्टरली रिटर्न.
जो क्वार्टरली हम लोग रिटर्न भरना पड़ता है वो उसके ऊपर ये रेगुलेशन से, उसमें भी हम लोग क्वेश्चन और आंसर के हिसाब से ही बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, हु शैल सबमिट द क्वार्टरली रिटर्न अन टू हुम एंड इन व्हिच फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है कौन क्वार्टरली रिटर्न सबमिट करता है किसको और कौन सा फॉर्म में। आंसर विल बी सेम, द ओनर, एजेंट और मैनेजर ही सबमिट करते हैं क्वार्टरली रिटर्न। किसके पास? जो चीफ इंस्पेक्टर माइंस के पास और रीजनल इंस्पेक्टर माइंस के पास, ये दोनों के पास आपको क्वार्टरली रिटर्न भेजना पड़ता है। कौन सा फॉर्म में? फॉर्म हो गया फॉर्म 2 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल का जो फॉर्म 2 है उसमें आपको भर के क्वार्टरली रिटर्न देना पड़ेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, स्टेट द डेट ऑन और बिफोर हुई द क्वार्टरली रिटर्न शैल बी सबमिटेड। कौन सा डेट से पहले हम लोग को क्वार्टरली रिटर्न भरना पड़ता है? आंसर विल बी ऑन और बिफोर 20th डे ऑफ जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर इन एवरी ईयर। जो क्वार्टर हम लोग का स्टार्ट होता है, एक क्वार्टर होता है 3 महीने का, एक जनवरी से स्टार्ट होता है, एक अप्रैल से, एक जुलाई से और एक अक्टूबर से। तो क्वार्टर का पहले स्टार्टिंग जो महीना है उसका जो 20th डे है उसी का डेट में या उससे पहले हम लोग को क्वार्टर रिटर्न भेजना पड़ता है। ये हो गया रेगुलेशन नंबर 4 का। अब चलते हैं रेगुलेशन नंबर 5, एनुअल रिटर्न। जो साल का रिटर्न है वो कब भरते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, हु शैल सबमिट द एनुअल रिटर्न एंड टू हुम एंड इन व्हिच फॉर्म। सेम क्वेश्चन कि कौन भरता है, किसके पास भेजना पड़ता है और कौन सा फॉर्म में भेजना पड़ता है। आंसर विल बी सेम, द ओनर, एजेंट एंड मैनेजर शैल सबमिट द एनुअल रिटर्न टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड चीफ इंस्पेक्टर। ये थोड़ा चेंजेस है क्योंकि जो क्वार्टरली रिटर्न था वो चीफ इंस्पेक्टर माइंस था और रीजनल इंस्पेक्टर माइंस था, लेकिन इसमें जो एनुअल रिटर्न है ये जा रहा है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास एंड चीफ इंस्पेक्टर माइंस के पास। कौन सा फॉर्म था? फॉर्म नंबर 3 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है, ये थोड़ा आपको याद रखना जरूरी पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द डेट ऑन और बिफोर व्हिच एनुअल रिटर्न शुड बी सबमिटेड। कौन से डेट से पहले हम लोग को एनुअल रिटर्न भरना पड़ता है? ऑन और बिफोर 20th डे ऑफ फरवरी इन एवरी ईयर। हर साल का फरवरी 20 से पहले या 20 का दिन हम लोग को एनुअल रिटर्न भरना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए माइन इज अबंडन्ड और वर्किंग इज डिसकंटिन्यूड फॉर ए पीरियड मोर देन 60 डेज। 60 दिन तक आपका आइदर आप अबंडन कर चुके हैं या काम नहीं कर रहे हैं, और इफ ए चेंज ऑकर्स इन ओनरशिप, अगर आपका ओनरशिप में चेंज हुआ है, देन व्हेन द एनुअल रिटर्न शैल बी सबमिटेड। तो एनुअल रिटर्न आप कब भरिएगा? आंसर विल बी विद इन 90 डेज ऑफ द डिसकंटिन्यूंस। अगर आप माइंस में काम नहीं कर रहे हैं या डिसकंटिन्यू कर दिए जो भी मोर देन 60 डेज, तो आपको विद इन 90 डेज आपको एनुअल रिटर्न भरना पड़ेगा अगर आप डिसकंटिन्यूड है। ठीक है, लेकिन अगर आप आवंडन कर दिए, मतलब वो माइंस का आप आवंडन कर दिए, वहाँ पे आप काम करना ही नहीं है फ्यूचर में, या ओनरशिप आपका चेंज हो गया, तो आपको विद इन 30 डेज आपको एनुअल रिटर्न वहाँ पे भेजना पड़ेगा। ठीक है, एक नोट है, प्रोवाइडेड दैट द चीफ इंस्पेक्टर में बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग और सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज ही में स्पेसिफाई देयर इन अलाउ सच रिटर्न्स टू बी सबमिटेड अप टू एनी डेट not later than 20th day of February in the year following that to which they relate। मतलब इसके अलावा ये तो हो गया नॉर्म्स में कि अगर आपको डिसकंटिन्यू है तो विद इन 90 डेज आपको देना है, या अगर आप अबंडन कर दिए या ओनरशिप चेंज हो गया तो विद इन 30 डेज आपको एनुअल रिटर्न देना पड़ेगा। लेकिन अगर उसके बाद भी चीफ इंस्पेक्टर माइंस अगर अपने से एक ऑर्डर निकालता है फरवरी 20 से पहले, आपको चीफ इंस्पेक्टर माइंस अगर इंस्ट्रक्ट करता है कि कोई भी दिन आपको देना पड़ेगा एनुअल रिटर्न, तो भी आपको उसी टाइम में जो उसका इंस्ट्रक्शन है उसी के हिसाब से आपको रिटर्न देना पड़ेगा। अब चलते हैं रेगुलेशन नंबर 6, नोटिस ऑफ अबंडन्ड और डिसकंटिन्यूअस। तो यहाँ पे आता है नोटिस। पहले हम लोग जो अबंडनमेंट और डिसकंटिन्यूअस में बात किए थे वो क्या था? वो था कि एनुअल रिटर्न के रिलेटेड। अब आ गया रेगुलेशन नंबर 6, नोटिस ऑफ अबंडन और डिसकंटिन्यूअस। नोटिस जो देंगे हम लोग, फर्स्ट, इफ इट इज इंटेंडेड टू डिसकंटिन्यू। ये जो वर्ड है ना इंटेंडेड, मतलब आप इंटेंशनली डिसकंटिन्यू कर रहे हैं या अबंडन कर रहे हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं इंटेंडेड। इफ इट इज इंटेंडेड टू डिसकंटिन्यू और टू अबंडन एनी माइंस मोर देन डैश, मतलब यहाँ पे कितना दिन पूछ रहा है। हु शैल गिव नोटिस टू हुम बिफोर हाउ मेनी डेज स्टेटिंग द रीजन फॉर डिसकंटिन्यूअंस और अबंडनमेंट इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ पर्सन्स लाइकली टू बी अफेक्टेड। अगर आप जानबूझ के या इंटेंशनली माइंस का काम डिसकंटिन्यू कर रहे हैं या अबंडन कर रहे हैं माइंस को, कितना दिन से ज़्यादा होने से आपको कौन देगा नोटिस किसको
इसका रीजन दिखा के कि हम इसके चलते डिसकंटिन्यू कर रहे हैं या अबंडन कर रहे हैं, ठीक है। तो आंसर विल बी फर्स्ट 4 मंथ्स। मतलब ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स है इसमें आएगा 4 मंथ्स। अगर आप इंटेंशनली डिसकंटिन्यू कर रहे हैं या अबंडन कर रहे हैं माइंस को मोर देन 4 मंथ्स, 120 डेज, अगर मोर देन 4 मंथ्स आप डिसकंटिन्यू कर रहे हैं तो जो ओनर, एजेंट और मैनेजर है वो नोटिस देंगे चीफ इंस्पेक्टर माइंस को एंड रीजनल इंस्पेक्टर माइंस को not less than 30 days before discontinuance. Note, in case of underground mines, discontinuous or intended to abandon over which any permanent building, structure, property not belonging to the owner is situated, then the owner, agent or manager shall give notice to chief inspector mines and regional inspector mines not less than 30 days before such abandonment. मतलब सेम है जो हम लोग ओपन कास्ट माइंस में जैसे होता है कि अगर आप अबंडन करना चाहते हैं तो आपको 30 डेज से पहले आपको वहाँ पे नोटिस देना पड़ेगा। सेम चीज़ अगर अंडरग्राउंड माइंस है और अंडरग्राउंड माइंस के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर से या कुछ बिल्डिंग से जो ओनर को बिलोंग नहीं करता है, वो हो सकता है गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट का हो, तो उसी को भी मेंशन करके आपको चीफ इंस्पेक्टर माइंस और रीजनल इंस्पेक्टर माइंस को सेम एक नोटिस देना पड़ेगा 30 डेज बिफोर द अबंडनमेंट। क्वेश्चन नंबर 15, When a mine or part thereof has been abandoned, कि आपका माइन जो है वो आप अबंडन कर दिए, ठीक है। When a mine or part thereof has been abandoned or working has been discontinued for more than 4 months, तो ओनर, एजेंट और मैनेजर shall give notice to chief inspector mines, regional inspector mines and district magistrate in which form और within how many days। अगर आपका माइंस अबंडन आप कर दिए या वहाँ पे वर्किंग आप डिसकंटिन्यू कर दिए मोर देन 4 मंथ्स, तो आपको नोटिस देना पड़ेगा। मतलब जो ओनर, एजेंट और मैनेजर है वो नोटिस देंगे चीफ इंस्पेक्टर माइंस को, रीजनल इंस्पेक्टर माइंस को और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अबंडन होने के बाद कितना दिन के अंदर और कौन सा फॉर्म में। तो फॉर्म होगा फॉर्म 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल विद इन 7 डेज ऑफ अबंडनमेंट। अब चलते हैं रेगुलेशन नंबर 7, नोटिस ऑफ रीओपनिंग। अबंडन करने के बाद अगर आप रीओपनिंग कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इट इज इंटेंडेड टू रीओपन ए माइन आफ्टर अबंडनमेंट और डिसकंटिन्यूएंस एक्सीडिंग 4 मंथ्स। मतलब आगे 4 मंथ्स के ऊपर से आप डिसकंटिन्यू कर चुके हैं या अबंडन कर चुके हैं, लेकिन आप फिर से उसको रीओपन करना चाहते हैं, देन कौन देगा नोटिस किसको और बिफोर हाउ मेनी डेज ऑफ द रीओपनिंग ऑफ द माइन। अगर रीओपन कर रहे हैं तो रीओपन करने से कितना दिन पहले कौन किसको नोटिस देगा। आंसर विल बी द सेम, द ओनर, एजेंट और मैनेजर शैल गिव नोटिस टू चीफ इंस्पेक्टर माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर माइंस एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नॉट लेस देन 30 डेज बिफोर द रिजम्पशन फ्रॉम द वर्क। अगर ओपन आप रीओपन कर रहे हैं तो रीओपन करने का 30 डेज से पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा चीफ इंस्पेक्टर माइंस को, रीजनल इंस्पेक्टर माइंस को और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। क्वेश्चन नंबर 17, स्टेट द फॉर्म इन व्हिच द नोटिस ऑफ रीओपनिंग शैल बी गिवन। अगर कौन सा फॉर्म में आपको रीओपन करने का नोटिस आप देते हैं। आंसर विल बी सेम, फॉर्म 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल का जो फॉर्म 1 है, तो सोचिए फॉर्म 1 में कितना सारा काम हो जा रहा है। नोटिस ऑफ द ओपनिंग, नोटिस ऑफ द अबंडनमेंट, नोटिस ऑफ द रीओपनिंग, सारा चीज फॉर्म 1 में। नोट है, व्हेन ए माइन और पार्ट आज अफोरसेड हैज बीन रीओपन्ड, द ओनर, एजेंट और मैनेजर शैल फोरथविथ कम्युनिकेट द एक्चुअल डेट ऑफ रीओपनिंग टू द चीफ इंस्पेक्टर माइंस एंड द रीजनल इंस्पेक्टर माइंस। अगर आपका माइंस आपको रीओपन कर दिए हैं तो जो एक्चुअल डेट है वो ओनर, एजेंट और मैनेजर चीफ इंस्पेक्टर माइंस को या रीजनल इंस्पेक्टर माइंस को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। रेगुलेशन नंबर 8, चेंज ऑफ ओनरशिप एंड एड्रेस। तो ये रेगुलेशन में बोल रहा है कि जो माइंस का ओनरशिप चेंज होता है या ओनर का एड्रेस चेंज होता है उसी के ऊपर है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए चेंज ऑकर्स इन द नेम ऑफ द माइन, माइंस का नाम आप चेंज हुआ या ओनरशिप चेंज हुआ माइंस का या एड्रेस चेंज हुआ ओनर का, देन हु शैल गिव नोटिस, द कौन किसको नोटिस देगा, इन कितने दिन के अंदर। आंसर विल बी सेम, द ओनर, एजेंट और मैनेजर ही नोटिस देंगे इन फॉर्म 1। ठीक है, ये फॉर्म 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल में ही देंगे। किसको देंगे, चीफ इंस्पेक्टर माइंस एंड रीजनल इंस्पेक्टर माइंस को विद इन 7 डेज ऑफ द चेंज। जैसे आप चेंज कर दिए हैं या ओनरशिप चेंज हो गया तो विद इन 7 डेज आपको नोटिस देना पड़ेगा चीफ इंस्पेक्टर माइंस को एंड रीजनल इंस्पेक्टर माइंस को इन फॉर्म 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। कुछ नोट है यहाँ पे कि यहाँ पे बोल रहा है कि जो ओनर ऑफ द माइन है, माइंस का जो ओनर होते हैं वो हो सकता है एक फार्म हो या कि एक कंपनी हो, एक एसोसिएशन हो या एक इंडिविजुअल भी हो सकता है या बहुत सारे इंडिविजुअल मिलके एक कंपनी बनाए होंगे, वो लोग ले लिए होंगे ओनरशिप, तो जो भी है।
उसमें अगर कुछ चेंजेस आता है, किसमें, जैसे कि फार्म में, अगर एक फार्म लिया है ओनरशिप, उसमें अगर कोई पार्टनरशिप है, अगर पार्टनर चेंज होता है तो भी आपको नोटिस देना पड़ेगा। अगर कोई एसोसिएशन है, अगर उसमें कोई मेंबर है, उसमें अगर चेंज होता है, एक सिंगल मेंबर भी चेंज होगा तो भी आपको कर देना पड़ेगा। अगर पब्लिक कंपनी है, जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, उसमें अगर डायरेक्टर चेंज होते हैं तो आपको नोटिस देना पड़ेगा। अगर प्राइवेट कंपनी है और जिसका शेयर है बहुत सारा लोगों के साथ डिवाइड किया हुआ है, जो अगर शेयर होल्डर भी चेंज होता है तो भी आपको नोटिस देना पड़ेगा। तो आपको चीफ इंस्पेक्टर माइंस और रीजनल इंस्पेक्टर माइंस को विद इन 7 डेज ऑफ द चेंजेस आपको नोटिस देना पड़ेगा। तो फॉर्म 1 में और एक चीज़ भी आ गया, और एक नोट है जो हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। आफ्टर ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, जैसे आप कंपनी ओनरशिप चेंज हो गया कोई माइंस का, अगर ओनरशिप चेंज होने के बाद जो भी प्लान्स, सेक्शंस, रिपोर्ट्स और रजिस्टर्स है पुराना कंपनी का, पिछला कंपनी का, वो भी विद इन 7 डेज ट्रांसफ़र होना चाहिए। और जैसे ही वो वाला 7 डेज में अंदर आप सारा प्लान सेक्शन आप हैंड ओवर कर दिए दूसरे पार्टी को, तो उसके बाद कम्युनिकेट करना पड़ेगा चीफ इंस्पेक्टर माइंस को, रीजनल इंस्पेक्टर माइंस को, कि हम जो भी रिपोर्ट्स है, प्लान या रजिस्टर है, हम उसको सबमिट कर दिए हैं या उनको हैंड ओवर कर चुके हैं। ठीक है। उसके बाद और एक मेन इंपॉर्टेंट और एक नोट है कि व्हेन ए न्यू अपॉइंटमेंट इज मेड ऑफ एन एजेंट, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, अंडरग्राउंड मैनेजर, सर्वेयर और इंजीनियर, अगर एक कंपनी में या एक माइंस में नया अपॉइंटमेंट होते हैं, मतलब कोई नया ज्वाइन करता है, आज एजेंट हो गया या मैनेजर हो गया या असिस्टेंट मैनेजर हो गया या अंडरग्राउंड मैनेजर हो गया या सर्वेयर या इंजीनियर, कोई भी अगर नया ज्वाइन करता है, या अगर आपका एम्प्लॉयमेंट कोई टर्मिनेट हुआ है, कोई आदमी टर्मिनेट हो गया उसका नोटिस, या अगर कोई कंपनी रिजाइन कर दिया तो उसका नोटिस, या अगर जो एजेंट और मैनेजर है उनका एड्रेस अगर चेंज होता है, तो ये सारा चीज़ को आपको फॉर्म 1 में, जो फर्स्ट शेड्यूल का फॉर्म 1 है, उसमें चीफ इंस्पेक्टर माइंस को, रीजनल इंस्पेक्टर माइंस को नोटिस देना पड़ेगा विद इन 7 डेज। तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन है कि हु शैल गिव नोटिस टू हुम, कौन नोटिस देगा किसको, विद इन हाउ मेनी डेज इन व्हिच फॉर्म, कितने दिन के अंदर कौन सा फॉर्म में, अगर ये सारा चीज़ हम लोग का कोई सिचुएशन या कंडीशन एग्जिस्ट करता है तो आंसर बी द ओनर, एजेंट और मैनेजर देंगे चीफ इंस्पेक्टर माइंस को, रीजनल इंस्पेक्टर माइंस को विद इन 7 डेज इन फॉर्म 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। और एक है 8A, जो रेगुलेशन 8 है उसका और एक एडिशनल है 8A, अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट, जो एजेंट अपॉइंटमेंट होते हैं उसके ऊपर है। हु शैल सबमिट ए स्टेटमेंट इन राइटिंग अबाउट द एजेंट टू हुम, कौन सबमिट करेगा इन राइटिंग, एक स्टेटमेंट सबमिट करता है अबाउट द एजेंट, मतलब जो भी एजेंट हम लोग का कंपनी का बनेंगे, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ओनर्स का, तो वो कौन सबमिट करता है और किसको, आंसर विल बी द ओनर ही सबमिट करता है चीफ इंस्पेक्टर माइंस को एंड रीजनल इंस्पेक्टर माइंस को कि हम ये लोग को एजेंट हम बनाना चाहते हैं, कि या ये लोग ऑथराइज्ड है एजेंट बनने का। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट द अबव रिटन स्टेटमेंट कंटेंट्स, जो रिटन स्टेटमेंट यहाँ पे ओनर देगा चीफ इंस्पेक्टर माइंस को, रीजनल इंस्पेक्टर माइंस को, उसमें क्या क्या चीज़ रहता है। देखिए यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, एक है शोइंग द नेम्स एंड डेजिग्नेशंस ऑफ एवरी पर्सन ऑथराइज टू एक्ट एन एजेंट, जो भी पर्सन्स हम लोग उनको ऑथराइज करेंगे एज ए एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द ओनर ऑफ ए माइन, उनका जो नेम है और डेजिग्नेशन से वो सारा चीज़ मेंशन रहेगा। एजेंट मतलब क्या है, वो माइंस का जो मैनेजमेंट है, कंट्रोल है, सुपरविजन और डायरेक्शन ऑफ दी माइंस में ऑथराइज्ड है ये सब चीज़ काम को वहाँ पे करने के लिए। तो यहाँ पे क्या क्या है, 4 चीज़ें, एक हो गया मैनेजमेंट, एक हो गया कंट्रोल, एक हो गया सुपरविजन और एक हो गया डायरेक्शन, ये सारा चीज़ MCSD। सेकंड क्या है, द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एवरी सच पर्सन एंड द मैटर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हिच इज ऑथराइज टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ ओनर, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दिया जा रहा है ऑन बिहाफ ऑफ ओनर, जो आज एजेंट वो लोग काम करेंगे। तो स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ रह गया, एक हो गया नेम और डेजिग्नेशन और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनका। अब चलते हैं आगे, इन हाउ मेनी डेज दैट स्टेटमेंट शैल बी सबमिटेड, कितने दिन के अंदर वो स्टेटमेंट को सबमिट करना पड़ता है, आंसर विल बी विद इन 30 डेज। अगर आप एजेंट को अपॉइंट कर रहे हैं तो विद इन 30 डेज आपको देना पड़ेगा चीफ इंस्पेक्टर माइंस को या रीजनल इंस्पेक्टर माइंस को। क्वेश्चन नंबर 23, इफ एनी चेंजेस ऑकर विद द नेम और द पर्टिकुलर्स ऑफ द अफोरसेड स्टेटमेंट, देन इन हाउ मेनी डेज द रिपोर्ट शैल बी सबमिटेड टू चीफ इंस्पेक्टर माइंस और रीजनल इंस्पेक्टर माइंस। अगर वो स्टेटमेंट जो ऊपर में ओनर देता है उसमें अगर कुछ चेंजेस होता है तो कितने दिन के अंदर एक रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा चीफ इंस्पेक्टर माइंस के पास या रीजनल इंस्पेक्टर माइंस के पास। तो आंसर विल बी
विद इन 7 डेज। अगर कुछ चेंजेस होता है तो विद इन 7 डेज उनके पास एक रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है। तो ये हो गया एजेंट के ऊपर। और चलते हैं रेगुलेशन नंबर 9, नोटिस ऑफ एक्सीडेंट। जो एक्सीडेंट्स होता है माइंस में उसका नोटिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। फर्स्ट, इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट हु शैल गिव नोटिस टू हुम इन व्हिच फॉर्म विद इन हाउ मच टाइम पीरियड। तो ये 4 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में ऐड हो गया है। फर्स्ट होगा कि कौन देगा। द ओनर, एजेंट और मैनेजर नोटिस देगा किसको? द चीफ इंस्पेक्टर माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर माइंस एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। कौन सा फॉर्म में? फॉर्म 4A, फॉर्म 4A ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। कितने टाइम के अंदर? विद इन 24 आवर्स, जो इनिशियल होता है। जैसे ही एक्सीडेंट हुआ तो आपको विद इन 24 आवर्स आपको 4A में भर के वहाँ पे नोटिस देना पड़ेगा चीफ इंस्पेक्टर माइंस को, रीजनल इंस्पेक्टर माइंस को या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। अब चलते हैं नोट में एक है, इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट द ओनर, एजेंट और मैनेजर शैल इन्फॉर्म रीजनल इंस्पेक्टर माइंस बाय टेलीफोन, टेलीग्राम और बाय स्पेशल मैसेंजर। तो जैसे ही एक्सीडेंट होता है वो 24 आवर्स में तो आपको नोटिस देना पड़ेगा 4A में, लेकिन उससे पहले जैसे ही एक्सीडेंट होगा इमीडिएट जो ओनर, एजेंट और मैनेजर है वो रीजनल इंस्पेक्टर माइंस को बाय टेलीफोन हो या बाय स्पेशल एक्सप्रेस टेलीग्राम हो या स्पेशल मैसेंजर के द्वारा उनको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 25, फॉर हाउ मेनी डेज द कॉपी ऑफ सच नोटिस ऑफ एक्सीडेंट शैल बी पोस्टेड ऑन ए स्पेशल नोटिस बोर्ड। जो नोटिस आप देंगे, मतलब जो फॉर्म 4A है फर्स्ट शेड्यूल का, जिसमें आप नोटिस देंगे कि ये एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ है विद इन 24 आवर्स, वो नोटिस का एक कॉपी एक नोटिस बोर्ड में, स्पेशल नोटिस बोर्ड में रहता है ताकि सबको नज़र में आए और सब कोई देख पाए कि क्या हुआ है। वो कितना दिन तक वहाँ पे रहता है बोर्ड में? वो है 14 डेज, 14 दिन तक वहाँ पे नोटिस में बोर्ड में रहना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हेन एन एक्सीडेंट कॉजिंग लॉस ऑफ लाइफ और सीरियसली बॉडीली इंजुरी। अगर कोई एक्सीडेंट हुआ जिसमें कोई लाइफ का लॉस हुआ या कोई सीरियस बॉडीली इंजरी हुआ इन और अबाउट ए माइन इन कनेक्शन विथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो गया, स्टोरेज हो गया, ट्रांसमिशन या सप्लाई में इन्वॉल्व में कोई भी पर्सन अगर किसी का लाइफ जाता है या कोई सीरियस बॉडीली इंजरी होता है तो कौन किसको नोटिस देगा? सेम चीज़ है, जो ओनर, एजेंट और मैनेजर ही है जो सब में नोटिस देते हैं। और किसको देते हैं? जो इंस्पेक्टर इंचार्ज होता है इलेक्ट्रिकल का, जो इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर माइंस होते हैं उनको नोटिस देते हैं बाय टेलीफोन और एक्सप्रेस टेलीग्राम और स्पेशल मैसेंजर। उनको खबर या इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। तो अब बात करेंगे कुछ लिस्ट का, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज द एक्सीडेंट और ऑकरेंस इन और अबाउट ए माइन। फर्स्ट हो गया, इन एक्सीडेंट कॉजिंग लॉस ऑफ लाइफ और सीरियसली बॉडीली इंजुरी इन कनेक्शन विथ ए माइनिंग ऑपरेशन, an explosion or ignition, spontaneous heating or outbreak of fire or appearance of smoke or other indication of heating or outbreak of fire, an influx of noxious gases, जो गैस होता है dangerous gases, an occurrence of inflammable gas in a mine to which regulation 142 does not apply, an eruption of water अगर आता है तो rock burst in working below ground, in premature collapse of any part of the working। ये सब क्या ना, जो ये सब क्या है, जो एक्सीडेंट्स का एक लिस्ट है। एनी एक्सीडेंट ड्यू टू एक्सप्लोसिव्स, a breakage or fracture of rope chain, head gear pulley or axle or bearing thereof or other gear whose persons are lowered or raised, an overwinding or cases other means or conveyance while men are being lowered or raised। तो ये जो भी लिस्ट यहाँ पे दिया गया है, ये लिस्ट के अनुसार ही हम लोग बात करेंगे कि एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ और उसका रीजन क्या है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27, इफ द डेथ रिजल्ट्स फ्रॉम एनी इंजुरी ऑलरेडी रिपोर्टेड एज सीरियसली बॉडीली इंजुरी। अगर हम रिपोर्ट दिए हैं सीरियसली बॉडीली इंजुरी का, लेकिन वो बाद में डेथ में कन्वर्ट हो गया, या इफ़ एन इंजुरी अदर दैन द सीरियसली बॉडीली इंजुरी बिकम सीरियस, मतलब पहले उसको हम लोग बोले थे कि सिंपल एक माइनर इंजुरी है, लेकिन वो बाद में सीरियसली बॉडीली इंजुरी में कन्वर्ट हो गया, देन हु शैल गिव नोटिस टू हुम, कौन किसको नोटिस देगा, विद इन हाउ मच टाइम पीरियड, कितने टाइम के अंदर। आंसर विल बी द सेम, द ओनर, एजेंट और मैनेजर ही है जो नोटिस देंगे किसको? चीफ इंस्पेक्टर माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर माइंस और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। जैसे ही ऐसा कोई कन्वर्सन होता है, सीरियसली बॉडी इंजुरी डेथ में कन्वर्ट हो गया या जो माइनर इंजुरी है वो सीरियसली बॉडी इंजुरी में हो गया, तो विद इन 24 आवर्स नोटिस देना पड़ेगा इन तीनों को। क्वेश्चन नंबर 28, इन रेस्पेक्ट ऑफ एवरी पर्सन किल्ड और इंज्यूर्ड एज अबव हु शैल सेंड टू हुम द पर्टिकुलर्स इन व्हिच फॉर्म विद इन हाउ मेनी डेज। इसमें भी 4 क्वेश्चन है।
अगर कोई एक्सीडेंट होता है जिसमें कोई पर्सन फैटल हो जाते हैं या कुछ इंजरी होता है, तो उसका जो डिस्क्रिप्शन है, जो पर्टिकुलर्स है, उसका नाम, उसका पता जो भी जाता है, वो कौन देता है किसको और कौन सा फॉर्म में और कितने दिन के अंदर। आंसर विल बी सेम, द ओनर, एजेंट और मैनेजर ही देंगे। वो जो पर्टिकुलर्स है वो जाएगा फॉर्म 4B एंड 4C में ऑफ फर्स्ट शेड्यूल टू चीफ इंस्पेक्टर माइंस। ठीक है, यहाँ पे रीजनल इंस्पेक्टर माइंस नहीं दिया गया है, वो दिया है जो पर्टिकुलर्स जाएगा वो जाएगा चीफ इंस्पेक्टर माइंस को विद इन 7 days ऑफ सच अकरेंस और विद इन 15 days ऑफ इंजर्ड पर्सन रिटर्न टू ड्यूटी। अगर कोई फैटल केस होता है या कुछ इंजरी होता है तो उसका पर्टिकुलर्स जाएगा 4B 4C में टू चीफ इंस्पेक्टर माइंस विद इन 7 days ऑफ सच अकरेंस। या अगर रिपोर्टेबल इंजरी है जिसको विद इन 72 आवर्स उसको ज्वाइन करना है फिर से आके, तो विद इन 15 days जो इंजर्ड पर्सन अगर रिटर्न करता है ड्यूटी को, तो विद इन 15 days उसका पर्टिकुलर्स को भेजना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं कुछ नोट्स में, जो यहाँ पे एक क्लैरिटी रहना चाहूँगा कि रिपोर्टेबल इंजरी किसको बोलेंगे और सीरियसली बॉडी इंजरी किसको बोलेंगे। हम लोग जानते हैं, फिर भी एक छोटा सा ये है। रिपोर्टेबल इंजरी होता है कि अगर कोई इंजरी हुआ अदर दैन सीरियसली बॉडी इंजरी, जो सीरियसली बॉडी इंजरी नहीं है। तो पहले जान लेते हैं सीरियसली बॉडी इंजरी क्या होता है। सीरियसली बॉडी इंजरी होता है an injury which involves the permanent loss of any part or section of the body। परमानेंट लॉस हो जाएगा, जिसको बोलेंगे हम लोग सीरियसली बॉडी इंजरी। परमानेंट लॉस ऑफ एनी पार्ट और सेक्शन ऑफ द बॉडी, और परमानेंट लॉस और इंजरी ऑफ द साइट, मतलब आंख का जो दिखाई देना वो साइट आपका खराब हो गया, या आपके यहाँ सुनाई नहीं दिया, कान खराब हो गया, या एनी परमानेंट फिजिकल इनकेपेसिटी, मतलब आपका कोई परमानेंट फिजिकल कुछ आपका इनकेपेबल हो गया कोई काम करने में। या अगर फ्रैक्चर है बोन में जो फ्रैक्चर है, ये भी एक चीज़ है कि क्वेश्चन भी आ सकता है या आता भी है कि जो बोन में का फ्रैक्चर है वो कहाँ पे मेंशन किया गया है कि कौन सा बोन फ्रैक्चर होने से वो सीरियसली बॉडीली इंजरी में ऐड हो सकता है। देखिए, बोन में अगर होगा एनी बोन और वन और मोर जॉइंट्स, ठीक है, बोन्स ऑफ एनी फैलेंजेस ऑफ हैंड और फुट, हाथ और पैर का जो फैलेंजेस होता है उसमें अगर कोई बोन में इंजरी होता है तो उसको भी हम लोग सीरियसली बॉडीली इंजरी में काउंट होता है। तो सीरियसली बॉडीली इंजरी हम लोग देख लिए क्या होता है कि परमानेंट लॉस ऑफ एनी पार्ट और सेक्शन ऑफ द बॉडी, या परमानेंट लॉस कहीं अगर कुछ होता है बॉडी में। तो यहाँ पे होता है कि रिपोर्टेबल इंजरी क्या है कि अन इंजरी अदर देन सीरियसली बॉडीली इंजरी, मतलब सीरियसली बॉडीली इंजरी को छोड़ के बाकी जो इंजरी है व्हिच इन्वॉल्व्स इन्फोर्समेंट ऑफ एब्सेंस, मतलब अगर इंजरी ऐसा होता है जिसमें जो पर्सन को इंजरी होता है वो मजबूर हो जाएगा एब्सेंट होने में, क्योंकि वो ड्यूटी अटेंड करने का कंडीशन में होगा ही नहीं, वो भी अगर 72 आवर्स तक या उससे ज़्यादा होता है तो उसको बोलेंगे हम लोग रिपोर्टेबल इंजरी। जो नॉर्मल इंजरी होता है, माइनर इंजरी, वो इसमें ऐड नहीं है। रिपोर्टेबल इंजरी मतलब जो 72 आवर्स या मोर अगर वो ड्यूटी अटेंड नहीं कर पाया उसको बोलेंगे हम लोग रिपोर्टेबल इंजरी। ओके, तो ये हो गया एक छोटा सा ये कि रिपोर्टेबल इंजरी और सीरियस बॉडी इंजरी क्या होता है। अब चलते हैं हम लोग रेगुलेशन नंबर 10, द लास्ट रेगुलेशन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द नोटिस ऑफ डिजीज। वेयर एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन ए माइन कॉन्ट्रैक्ट्स एनी डिजीज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ऑफिशियल गैजेट, जो इसको हम लोग बोलेंगे नोटिफाइड डिजीज जो होता है उसके बारे में यहाँ पे बात हो रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो डिजीज नोटिफाइड है, अगर कोई भी पर्सन को पता चला कि उसको उसकी का जो लिस्ट है उसमें से कोई भी डिजीज उसको हुआ है, देन कौन किसको नोटिस देगा, कितने दिन के अंदर और कौन सा फॉर्म में। यहाँ पे फिर से 4 क्वेश्चन। तो फर्स्ट है द ओनर, एजेंट और मैनेजर ही देगा नोटिस। किसको देगा? चीफ इंस्पेक्टर माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर माइंस, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और ये डिजीज है इसीलिए इंस्पेक्टर ऑफ माइंस मेडिकल, उसको भी एक एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। कौन सा फॉर्म में? फॉर्म V में देना पड़ेगा ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। और कितने दिन के अंदर? विद इन 3 days ऑफ बीइंग इन्फॉर्म्ड ऑफ द डिजीज, मतलब जैसे ही आपको डिजीज का पता चला विद इन 3 days आपको नोटिस देना पड़ेगा चीफ इंस्पेक्टर माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर माइंस, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड इंस्पेक्टर माइंस मेडिकल को इन फॉर्म V ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है, तो अब चलते हैं एक बार देख लेते हैं कि जितना भी हम लोग का फॉर्म के बारे में बात की है उसका एक बार एक ही पेज में। फर्स्ट फॉर्म 1 आ गया, नोटिस ऑफ ओपनिंग, अबंडनमेंट, रीओपनिंग, चेंज ऑफ एड्रेस, चेंज ऑफ ओनरशिप एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट्स, उसमें आ गया। फॉर्म 2 में आ गया क्वार्टरली रिटर्न। फॉर्म 3 में आ गया एनुअल रिटर्न। फॉर्म 4A आ गया नोटिस ऑफ एक्सीडेंट। फॉर्म 4B एंड 4C हो गया पर्टिकुलर्स ऑफ द विक्टिम्स, एक्सीडेंट के दौरान जो जिसका एक्सीडेंट होता है उसका जो पर्टिकुलर्स भेजना पड़ता है वो 4B 4C में जाता है।
और फॉर्म वी हो गया नोटिस ऑफ डिजीजेस। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हो गया टोटल मोटा मोटी जो चैप्टर नंबर 2 जो नोटिस और रिटर्न्स के ऊपर बेस्ड था। तो मैं कोशिश किया जितना भी क्वेश्चन और आंसर हो सकता है ताकि ईजी हो थोड़ा समझने के लिए और याद रखने के लिए, उसे वो हम बनाए। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन अनदर वीडियो विथ अनदर चैप्टर। थैंक यू।